ऑल राइट, हेलो एवरीवन। बच्चे आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12th फाउंडेशन फुल 3 पेपर बॉटनी का। एक साइड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है और एक साइड हम लोगों ने आंसर राइटिंग करके रखी है। तो आप लोगों ने देखना है कि जहाँ पे आप लोग फ्रिक्वेंटली मिस्टेक कर रहे हैं उनको अपने एरर्स को करेक्ट करना है। ठीक है बेटा, देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये बॉटनी का पेपर 1 का सेक्शन ए है। हर एक बॉटनी में भी और जूलॉजी में भी ए बी सी डी करके सेक्शन होंगी। पहले हम लोग ए सेक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर बी को करेंगे, सी डी ऐसे करके, राइट। बोल रहा है कि F2 जनरेशन, यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे। बोल रहा है इन F2 जनरेशन मेंडल क्रॉस शो दैट बोथ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आर सेम एज 1:1। तो आप लोग थोड़ा सा याद करेंगे बच्चे, हम लोगों ने कहाँ पर देखा था, किस वाले केस में देखा था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जहाँ पर आप लोगों को जीनोटिपिक और मोनोटिपिक, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो क्या दिखती थी, 1:2:1। ठीक है, तो ये चीज़ आपने किस में याद रखनी है, जहाँ पर आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो जो है वो सेम दिखती है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, नेम अ ग्रीन एल्गा यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द सिंगल सेल प्रोटीन। एक चीज़ याद रखना, सिंगल सेल प्रोटीन वाला जो टॉपिक था हमारा वो तो डिलीट हो गया है ना। क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड इन्हांसमेंट में से ये टॉपिक अच्छा वाला था, वो डिलीट हो गया था वहाँ से। बट इन्होंने आपके माइक्रोब्स वाले टॉपिक में भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 देख लेना, वहाँ पर इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। सिंगल सेल प्रोटीन जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो किस एल्गा से है, कैसे है। देखो यहाँ पर बोल रहा है नेम द ग्रीन एल्गा यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स। आप लोग कौन कौन से याद रखेंगे इसमें आप लोग याद रखेंगे स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, क्लोरिला, ठीक है, पायरोनोडोसा एंड कॉनिड्रस कैरिपस। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है आपका, जिसको हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन्स कहेंगे, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है आरएनए दैट पिकअप स्पेसिफिक अमाइनो एसिड फ्रॉम सेलुलर फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो क्या होगा, टीआरएनए। ठीक, बोल रहा है चूज वन करेक्ट आंसर, रिमूवल ऑफ एंथर आर स्टेमन फ्रॉम फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ई मस्कुलेशन। क्या बोलेंगे बच्चे, ई मस्कुलेशन। हम लोगों ने इसको पहले यहाँ पर सॉल्व करके रखा है। ई मस्कुलेशन मैंने आपको बताया था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में से अगर एंथर वाला पार्ट हम लोग रिमूव करेंगे, हम लोगों ने प्रैक्टिकल में भी ये किया है, तो उसको हम लोग ई मस्कुलेशन कहते हैं। बोल रहा है अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकाट एम्ब्रियोसेक। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकाट एम्ब्रियोसेक। तो इसमें आप लोग क्या देखते हैं बच्चे, 3+3+2 अरेंजमेंट। ठीक है, 3+3+2 अरेंजमेंट कुछ भी नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है। 3 एंटीपोडल सेल होते हैं एक एम्ब्रियोसेक में, है ना। न्यूक्लियर की जो अरेंजमेंट होती है, यहाँ पर 3 साइनर्जिड सेल्स आ गए और ये 3 एंटीपोडल सेल आ गए और 2 यहाँ पर न्यूक्लियस आ गए। तो ये क्या हो गई बच्चे, हमारी 8 न्यूक्लियाई। तो कैसे होता है, 3+3+2, तो ये 8 न्यूक्लियर की अरेंजमेंट होती है डाइकाट एम्ब्रियोसेक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में आप लोग देखेंगे बेटा, यहाँ पे देखो बच्चे क्या बोल रहा है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर इन द नॉर्मल डाइकाट एम्ब्रियोसेक 3+2+3 दैट रिप्रेजेंट द 3 सेल एग एपरेटस विद 2 साइनर्जिड्स एंड 1 एग, है ना, जिसको हम लोग 3 मान चुके हैं यहाँ पर। ये वाला जो है 2 पोलर न्यूक्लियर एंड 3 एंटीपोडल सेल। आ जाते हैं सेक्शन 2 पे। CFC आर वाइडली यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर, देन वाई इट इज़ जस्ट टू रिड्यूस द एमिशन एज सो फार एज पॉसिबल। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए बच्चे क्या है, बहुत थोड़ा सा लिखना है 2 मार्क्स के लिए, बट अप्रोप्रिएट लिखना है बच्चे। ठीक है, बोल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर स्ट्रॉन्ग ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस। देखो हम लोग कितनी चीज़ें इग्नोर करते हैं, बट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस होता है। दे रिमेन एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा देर तक रहेगा। दे एंटर द स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, आपको ऐसे याद करके रखना है, TSM। ठीक है, TSM करके आप वर्ड जब याद रखते हो तो आपको सबसे पहले पता चलेगा TSM। TSM का मतलब होता है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर। तो अर्थ के कांटेक्ट में ट्रोपोस्फीयर होती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर और फिर उसके बाद मीजोस्फीयर। तो ये बोल रहा है कि जो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर लेयर होती है उसमें ज़्यादा देर तक क्या रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहती है। ठीक है, फ्रॉम द ट्रोपोस्फीयर, disintegrating slowly by the action of UV rays।
तो ये क्या करती है, ये यूवी रेज़ को डिसइंटीग्रेट करना डिसइंटीग्रेट जो है यूवी रेज जो होती हैं उसको डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, एंड दस रिलीजिंग क्लोरीन सच काज ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। इवन वन क्लोरीन एटम हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय ओवर 4000 मॉलिक्यूल ऑफ 3 in the month. Although CFC are widely used as a refrigerator and coolant, it is so just to reduce the emission, ठीक। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाए तो आप खुद भी लिख सकते हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अपराइट एंड इन्वर्टेड पायरामिड ऑफ बायोमास विद एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए बच्चे, अपराइट और इन्वर्टेड पायरामिड क्या होता है। अपराइट पायरामिड और इन्वर्टेड पायरामिड में आप लोगों ने ऐसे लिखना है, ठीक है। अपराइट पायरामिड क्या होता है, इन्वर्टेड पायरामिड क्या होता है, आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। देखो जैसे इन अपराइट pyramid the number and biomass of the organisms which are at first trophic level of producer is high, ठीक है। ऐसे इसका भी देखेंगे, at first trophic level of producer is lower in case of inverted pyramid, ठीक है। कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एक जैसे ये वाला पॉइंट आ गया और एक जैसे ये वाला पॉइंट आ गया अपराइट और इन्वर्टेड में। फिर यहाँ पे याद रखना है द बायोगैस गोज इन डिक्रीजिंग एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। जो बायोमास होता है वो डिक्रीज करता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है ये जैसे पायरामिड आ गया, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ठीक। एनर्जी डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे अपराइट पे मूव करता है, बट जो टॉप कॉर्निवोरस होते हैं, जो टॉप कंज्यूमर होते हैं, उनकी पॉपुलेशन कम होती है क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसको भी देखेंगे आप लोग। ये 3 पॉइंट इसके, 3 से 4 पॉइंट आप लोग इसके दे सकते हो बच्चे, ठीक है। ये 5 पॉइंट हैं तो 5 में से 2 नंबर के लिए आप 3 पॉइंट दे सकते हो। तो यहीं से आंसर राइटिंग करें इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया जैसे, व्हाट इज़ बायो फोर्टिफिकेशन एंड राइट इट्स एडवांटेजेस। तो बायो फोर्टिफिकेशन देखो बच्चे, हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब ही होता है कि किसी भी न्यूट्रिशनल्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करना, बस किसी भी न्यूट्रिशन की वैल्यू को इंक्रीज़ करना। जैसे हम लोग क्या बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ इनरिचिंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड बाय द यूज़ ऑफ कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग्स एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, है ना। हम किसी में न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो उसको बायो फोर्टिफिकेशन ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ए जैसे आ गया हमारा, विटामिन ए जो है इनरिच कैरेट्स, पम्पकिन, स्पिंच, इनमें हमने विटामिन ए का कंटेंट इंक्रीज़ किया है बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। विटामिन सी इनरिच बिटर गार्ड, बथुआ, टोमेटो एंड मस्टर्ड, ठीक है। गोल्डन राइस विच इज़ एसेंशियल इनरिच द बीटा कैरोटीन जीन दैट एक्सप्रेस बीटा कैरोटीन विच इज़ कंज्यूम्ड कैन कन्वर्टेड विटामिन ए इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये था हमारा बायो फोर्टिफिकेशन। बोल रहा है व्हाट आर बायोपेस्टिसाइड्स, तो हम लोगों ने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है बच्चे, बायोपेस्टिसाइड्स को, है ना। बायोपेस्टिसाइड्स को हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि बायोपेस्टिसाइड्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर स्पेयर क्रॉप्स एंड दैट किल द पेस्ट, दे आर यूटिलाइज्ड टू गेट रिड ऑफ वीड्स एंड पेस्ट, है ना। कुछ एग्जांपल जिसकी आप लोगों ने याद रखी है, जैसे बीटी हो गया, एक ये भी याद करना, इस बार एक और ऐड की मैंने आप लोगों के लिए, है ना। तो इसको भी याद कर लेना बच्चे। क्या है ये आपका ट्राइकोडर्मा, है ना, एक फंगस है, ग्रो ऑन द प्लांट रूट्स, है ना। बायो कंट्रोल एजेंट में हमने इस टर्म को पढ़ा है, वर्क एज अ बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट वैरायटी ऑफ प्लांट इन्फेक्शंस, ठीक। यहाँ तक हो गए हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। अब 9th 10th क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशन भी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर ली है ना। रिपीट हो रहे हैं बच्चे हमारे क्वेश्चन। ये टिश्यू कल्चर द मेथड दैट यूज टू ऑब्टेन द क्लोन्स, क्लोन समझते हो बच्चे, जैसे एक प्लांट है सेम उसी की तरह दूसरा बनाना, है ना। तो ऐसा बनाने के लिए हमें टिश्यू कल्चरिंग करनी पड़ती है, जिसको हम माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं, जिसमें सीड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है बच्चे, ना। हम लीफ की रूट ले सकते हैं, है ना, प्लांट की रूट ले सकते हैं, प्लांट का लीफ ले सकते हैं, है ना। उसके कैलिस बनाएंगे, न्यू क्लोन्स बना देंगे, ठीक है। बिना सीड के जो टेक्निक्स होती है एक नया प्लांट बनाने की, उसको प्लांट हो, ऑर्गन्स हो, है ना, टिश्यू हो, तो उसको हम लोग टिश्यू कल्चरिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाट इज़ बायोगैस, डिस्कस द प्रोडक्शन इन अ गोबर गैस प्लांट। तो बायोगैस वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्या है, व्हाट इज़ बायोगैस, डिस्कस द प्रोडक्शन इन गोबर गैस प्लांट। तो हम लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हैं बच्चे, तो आप लोगों ने इन पर ध्यान देना है, ठीक। बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है ये? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब होता है एक बार ही जब हम लोग एक प्लांट बनाते हैं, ठीक है, तो उस प्लांट के ऊपर जो हमें फर्टिलाइज़र लगता है, जो हमें उस पर न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, ठीक है, तो वो प्लांट दोबारा डिकम्पोज होकर उसी सॉइल में जब मिक्स हो जाता है तो दोबारा से अपने लिए सॉइल फर्टाइल बना के दोबारा ग्रो करवा देता है। तो वो एक रिन्यूएबल सोर्स होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मीथेन इज़ द प्रीडोमिनेंट गैस प्रेजेंट इन द बायोगैस मिक्सचर, ठीक है। तो बायोगैस मिक्सचर जो है प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस प्लांट्स, तो इसका एक नोट नीचे आप लिखें, प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस प्लांट क्या होता है? बायो वेस्ट एंड द स्लरी ऑफ डंक आर फेड इनटू द एनारोबिक डाइजेस्टर। स्लरी होती है चटनी, कवर्ड विद द फ्लोटिंग कवर्स। द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटीज मेक द कवर राइज अपवर्ड एंड प्रोड्यूस बायोगैस इज सप्लाइड टू द रिस्पेक्टिव प्लेस थ्रू कनेक्टेड पाइप कैन यूज टू कुकिंग, जैसे किचन के लिए। द यूज टू स्लरी दैट रिमूव थ्रू द आउटलेट एंड कैन यूज एज अ फर्टिलाइजर लेटर, ठीक है, जो बच जाता है उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज़ कर लेते हैं। मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बी कॉन्फिडेंट फॉर इट, ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है आपको, अब सेक्शन सी में आते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, आप लोग देखिए यहाँ पे सेक्शन सी का क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रेन। डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रेन। तो लीडिंग स्ट्रेंड और लैगिंग स्ट्रेंड में क्या फ़र्क होता है बच्चे? लीडिंग स्ट्रेंड ग्रो कंटिन्यूसली। देखो बच्चे, ये जो लीडिंग स्ट्रेंड होता है और लैगिंग स्ट्रेंड है, तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रेंड आपके कहाँ पे दिखेंगे बच्चे? आप लोगों को डीएनए के स्ट्रेंड होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के स्ट्रेंड है, एक लीडिंग होता है और एक लैगिंग होता है, ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रेंड ग्रो डिसकंटिन्यूसली, आपने देखा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। और लीडिंग जो होता है वो कंटिन्यूस स्ट्रेंड होता है, ठीक है। उनकी पोलरिटी भी देखनी है। एक्सटेंशन ऑफ लीडिंग स्ट्रेंड फ्रॉम प्राइमर ऑफ द डीएनए, ठीक है, पॉलीमरेज ऑकर विदाउट एनी इंटरप्शंस, बट लैगिंग स्ट्रेंड इन्वॉल्व द इंफॉर्मेशन इनटू सेगमेंट्स, ठीक है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट भी हम इसको बोलेंगे, ठीक है। लीडिंग स्ट्रेंड इज फाउंड विदाउट गैप, ठीक है, इसमें गैप होंगे। लीडिंग स्ट्रेंड डज नॉट इन्वॉल्व द एक्टिविटी ऑफ डीएनए ligase फॉर इट्स फॉर्मेशन, lagging strand found by the activity of ligase. The formation of leading strand require only one RNA primers, that lagging strand require many, ठीक है। तो ये इसका आंसर था क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है? राइट 4 मेजर फैक्टर रेगुलेटिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन रेगुलेटिंग, तो आप लोगों को कितनी बार बताया है कि आप लोगों को 4 फैक्टर पॉपुलेशन साइज़ के पता होने चाहिए। जैसे आपके पास पहला आ जाता है, पहला क्या बच्चा आपके पास? पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। भाई मैं क्लास में एक बार डिस्कस कर रहा था आप लोगों को कि जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं बच्चे, तो सेम स्पीशीज़ की बात होती है एक पर्टिकुलर सेम एरिया में जो दिया होता है पर्टिकुलर टाइम में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जब पॉपुलेशन की बात करें, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन की हम बात करते हैं, तो उसमें काउ, स्पैरो, डॉग ये सब तो नहीं ऐड होते, सेम स्पीशीज़ की बात होती है। तो ये डेफिनेशन आपकी कहती है। फिर उसमें आपने याद रखना है नेटिलिटी आर बर्थ रेट, मोर्टेलिटी आर डेथ रेट, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन का मतलब आने वाले और इमिग्रेशन का मतलब एग्जिट करने वाले करंट पॉपुलेशन में से। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है पहले भी, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है आपका। 13 क्वेश्चन में डिकम्पोजिशंस का आपको प्रोसेस बताना है। तो हम लोगों ने इसको पढ़ा है बच्चे, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को। तो यहाँ पे हमने फ्रेगमेंटेशन देखना है, लीचिंग देखनी है, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ये नीट वाले बच्चे भी देखेंगे, ये सीक्वेंस पूछा जाता है 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीचर पेपर सेट करते हैं ना बच्चे, तो इसीलिए ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया था, बट पहले आपको सीटी से क्वेश्चन पेपर मंगवाया गया था, तो उन्होंने भी क्वेश्चन कुछ ऑलमोस्ट सेम सेम डाले होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो व्हाट आर जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? दे आर डिजीज़ रेजिस्टेंट। हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाए, एडवर्स टॉलरेट इन्वायरमेंट कंडीशंस, ड्रॉट कंडीशन, हाई टेम्परेचर पे वो अपने आप को हाई सेलिनिटी वाली कंडीशन पे सर्वाइव कर पाए, इसीलिए हम लोग उस प्लांट को प्रेफर करते हैं, है ना। दे कैन प्रोड्यूस्ड पैरामेटास्यूटिकल कंपाउंड, है ना, मेडिसिन में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे इंसुलिन, इंटरफेरॉन भर भर के यूज़ किए गए थे बच्चे अभी कोविड में, हार्मोन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक्सेट्रा, है ना। नेक्स्ट, दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स,
जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकें, ठीक है, राइजोबियम एंड ऑल। हैज़र्ड्स क्या होते हैं, ये चीज़ें देखना, ठीक। तो ये आपका जेनेटिकली, इसमें एनिमल्स कौन कौन से हैं, मेडिसिन्स में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, प्लांट कौन कौन से हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिफाइन जेनेटिक कोड, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। डिफाइन जेनेटिक कोड, डिफाइन जेनेटिक कोड, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक में आप लोग ट्रिपलेट कोड देखेंगे, और क्या देखेंगे, इनिशिएशन कोडॉन, स्टार्ट सिग्नल, और क्या देखेंगे, टर्मिनेशन कोडॉन, स्टॉप सिग्नल, यूनिवर्सल कोडॉन्स, ठीक है, इनिशिएशन कोडॉन्स, स्टार्ट सिग्नल्स, ठीक है, टर्मिनेशन, यूनिवर्सल कोडॉन्स, नॉन एम्बिगुअस कोडॉन्स, कभी कभी एक नंबर के लिए पूछा जाता है, ये चीज़ भी दिमाग में रखना। एक्सप्लेन डिटेल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी पढ़ा है बच्चे, है ना। तो ये थोड़ी सी इस थ्योरी को थोड़ा डिटेल में देखो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये इसका आंसर आता है, इसके करैक्टर यहाँ से शुरू कर देना, ये सभी करैक्टर इसके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन्स, ये सब करैक्टर आप लोगों ने यहाँ पे देखने हैं बच्चे, ये सभी क्या क्या करैक्टर्स हैं सब देखना, ठीक है। अब सेक्शन डी में ये क्वेश्चन बच्चे आप लोग अच्छे से देखना, व्हाट डू यू मीन बाय जीन एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन लैक ऑफ प्रॉन। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, 16 क्वेश्चन, लैक ऑफ प्रॉन। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इंड्यूसिबल ऑपरॉन सिस्टम आपने रट लेना है पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है, ये हेडिंग नहीं भूलनी है, इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ऑपरेटर क्या होता है, डीएनए का एक सेगमेंट है ना, उसके ऊपर सारी चीज़ें ये प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर, प्रोमोटर, फिर आगे रेगुलेटर आ जाएगा, फिर आगे रिप्रेसर आ जाएगा, फिर आगे इंड्यूसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ लैक ऑफ प्रॉन, आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, ठीक है। कैसे कैसे यहाँ पर स्विच ऑफ होता है, कैसे स्विच ऑन होता है, ऑफ क्यों करते हैं, जब हमें ग्लूकोज डाइजेस्ट, जब हमें लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं करना होता है तो तब हमारा स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, वर्क करना बंद कर देता है, तब हमारा लैक ऑफ प्रॉन ऑफ होता है। जब हमने लैक्टोज से ग्लूकोज कन्वर्ट करना होता है तो तब हमारा स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो एक्सप्रेस करना पड़ता है किसको, डीएनए को, है ना, तो तब हमारा लैक ऑफ प्रॉन सिस्टम ऑन होता है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज आपने देखना है, ठीक है। सेक्शन डी का आपका लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो आपको यहाँ पर सारी इंटरेक्शंस देखनी है, एक एक इंटरेक्शन देखेंगे आप लोग। यहाँ पर इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस क्या होती है, टाइप ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होती है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रल इंटरेक्शंस क्या है, पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शंस, कमेंसिलिज्म्स क्या होता है, प्रोटो कोऑपरेशन क्या है, ठीक है बच्चे, म्यूचुअलिज्म क्या है, देन नेगेटिव इंटरेक्शन, कंपटीशन, प्रीडेशंस, ठीक है, पैरासाइटिज्म, अमेंसिलिज्म, ठीक है। यहीं तक देखोगे, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन विद मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, सेम क्वेश्चन आ गया ये नीचे, तो हमने इतना ही देखना है बॉटनी में, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग ज़ूलॉजी का नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, बट वो भी फाउंडेशन फुल 3 है। अभी आधा पेपर हमने डिस्कस कर लिया बॉटनी का, तो अब हम लोग ज़ूलॉजी का स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।